आज हम बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में एक भिखारी टाइप आदमी को दिखाने से होती है, जो कि अपने सामने खड़ी एक बिल्डिंग को देख रहा था, जो कि रेड एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग थी। अभी पास में खड़े एक आदमी से बोलता है कि दरअसल ये बिल्डिंग मेरी है। अब जैसे ही वो आदमी इसकी बात सुनता है तो वो इसकी हालत को देखने लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इसीलिए वो इससे बोलता है कि शायद तुम्हें इसे बेचकर अपने लिए कुछ जूते खरीद लेने चाहिए। पर यह आदमी इस बंदे की बात पर ध्यान न देता हुआ रेड एंटरप्राइजेस में घुस जाता है, जहाँ पर जाने के बाद ये रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि मुझे हैरोल्ड मीचम से मिलना है। जवाब में वो औरत बोलती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस पर वो आदमी अपना नाम बताते हुए कहने लगता है कि मैं डैनी रैंड हूँ, वेंडल रैंड का बेटा। और अब इस बात को सुनने के बाद वो औरत किसी को फोन मिलाती है और डैनी रैंड को वेट करने के लिए बोलती है, पर इस औरत के होश बिल्कुल उड़ चुके थे। अब डैनी यहाँ पर इधर उधर की चीजों को देखने लगता है और साथ ही इसे ये भी पता चलता है कि इसकी कंपनी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग एक कमर्शियल के थ्रू हैरोल्ड और वेंडल को देख पाते हैं, जिन्होंने ही इस कंपनी की शुरुआत करी थी, जिसमें कि वेंडल रैंड 51% शेयर का मालिक था और वहीं हैरोल्ड मीचम 49% शेयर्स का। अब डैनी ये सब देख ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर दो जने आते हैं, जो कि इसे भगाने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल उस औरत ने किसी और को नहीं बल्कि गार्ड्स को फोन करा था, ताकि वो डैनी रैंड को यहाँ से भगा सके। पहले डैनी इन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो इसे इस तरह से धक्का ना दे, पर जब वो लोग नहीं मानते तो डैनी इन्हें बड़े आराम से मारता पीटता हुआ लिफ्ट हॉल में घुस जाता है और अंदर जाने के बाद वो हॉल को भी लॉक कर लेता है। अब क्योंकि इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था, तो इसीलिए बड़े आराम से फ्लोर नंबर 45 पर जाता है, जहाँ पर कभी हैरोल्ड मीचम का ऑफिस हुआ करता था। ऊपर पहुंचते ही सेक्रेटरी इसका नाम पूछने लगती है, लेकिन डैनी इसे कोई भी जवाब ना देता हुआ सीधा हैरोल्ड के ऑफिस में घुस जाता है, जहाँ पर हैरोल्ड नहीं बैठा हुआ था। और अब इस बात को देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक होता है और इससे हैरोल्ड का पता पूछने लगता है, पर सामने बैठा आदमी उल्टा इससे ही सवाल जवाब करते हुए इसके बारे में पूछता है। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ पर एक लड़की भी पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद डैनी बोलता है कि शायद तुम जॉय हो, और वो सामने खड़े लड़के से बोलता है कि तुम वॉर्ड हो। अब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे, पर ये दोनों इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। इस पर डैनी ने जवाब देता है कि हे बडीज, मैं हूँ, मैं डैनी रैंड। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों तो बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, पर वॉर्ड इससे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। डैनी रैंड 15 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारा जा चुका है, और अफसोस की उसकी पूरी फैमिली भी उसी प्लेन क्रैश में मारी गई थी। इस पर डैनी ने काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मेरी फैमिली मारी गई थी, पर मैं उसमें जिंदा बच गया था। पर वॉर्ड इसी बात को मानने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। इसी वजह से डैनी इससे हैरोल्ड का पता पूछता है। तब जॉय इसे बताती है कि 12 साल पहले हैरोल्ड भी कैंसर से मारा गया। और अब इस बात को सुनते ही डैनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार अब ये क्या करे। इस पर वॉर्ड इसे बोलता है कि तुम्हें गली के भिखारी हो, जो कि हमारा दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, तुम डैनी नहीं हो सकते। तब डैनी इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉर्ड इसकी बात को जरा भी नहीं मानता और अपने गार्ड को बुलाकर इसे यहाँ से निकलवा देता है। उसके जाने के बाद जॉय इससे बोलती है कि वो लड़का सच में डैनी की तरह दिख रहा था और साथ ही वो उसकी तरह बातें भी कर रहा था। पर वॉर्ड जॉय को समझाता हुआ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब हम डैनी रैंड को देख पाते हैं, जो कि उस कंपनी से निकलने के बाद एक घर के पास जाता है, जो कि लॉक था, और इसी वजह से ये वहाँ की विंडो पर एक बहुत ऊंची जंप लगाकर वहाँ पर चढ़ जाता है। अब इस घर के चप्पे चप्पे के बारे में डैनी को पहले से पता था, क्योंकि दरअसल कुछ साल पहले तक ये घर इसके मम्मी पापा का ही हुआ करता था, पर क्योंकि वो दोनों मर गए थे तो इसी वजह से ये घर जॉय के नाम पर हो गया था। डैनी अंदर पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर एक कुत्ता है, और ताकि ये कुत्ता इसे नुकसान न पहुंचाए, इसी वजह से डैनी रैंड इसके पास जाता है और इसे कुछ बोलता है, जिसके बाद ये कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। अब इस कुत्ते के शांत होने के बाद डैनी इधर उधर घूमने लगता है और अपनी पास की मेमोरीज में खो जाता है, जिसमें कि हम लोग देख पाते हैं कि डैनी, वॉर्ड और जॉय तीनों बैठकर खेल रहे थे। पर क्योंकि वॉर्ड शुरू से ही डैनी को पसंद नहीं करता था, इसी वजह से ये यहाँ पर भी इसको परेशान कर रहा था। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग डैनी को एक पार्क में बैठकर गाने सुनते हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक होमलेस पर्सन आता है, जिसका नाम की बिगेल था, जिसके पास की एक आईफोन था, जो कि इसे थोड़ी देर पहले ही कचरे के डब्बे में से मिला था। इसीलिए डैनी अपने बारे में इसे कुछ सर्च करने के लिए कहता है, और इंटरनेट पर लिखी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसे ये पता चलता है कि डैनी रैंड और उसकी फैमिली 15 साल पहले हिमालय के एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी, जिसके बाद उनकी बॉडीज तक नहीं मिली। और अब इस बात को जानने के बाद डैनी को काफी ज्यादा दुख होता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार अब ये बाकी सबको यकीन कैसे दिलाए कि यही डैनी रैंड है। अब आगे के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि अगले दिन डैनी उसी घर के सामने जाता है, और अब जैसे ही जॉय उस घर में से बाहर आती है तो डैनी उसके पास जाकर उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करने लगता है। ये इसे पास की काफी सारी मेमोरीज याद दिलवाता हुआ बोलता है कि मेरा यकीन करो, मैं ही डैनी रैंड हूँ। इस पर जॉय से बोलती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, कोई भी जाकर वहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को पता कर सकता है। और साथ ही जॉय इसे यहाँ से भेजने के लिए पुलिस की धमकी तक देती है और कहती है कि थोड़ी ही देर में मेरा गार्ड यहाँ पर मेरी गाड़ी लेकर आता होगा, और यकीन मानो कि अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद डैनी मुंह लटकाकर यहाँ से जाने लगता है। अभी रोड क्रॉस करते वक्त एक टैक्सी से टकराने ही वाला था कि टैक्सी के टकराने से पहले ही ये उस टैक्सी के ऊपर से साइड फ्लिप मारता हुआ निकल जाता है। ये सब देखने के बाद जॉय काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोच रही थी कि कोई इंसान इतनी ऊंची साइड फ्लिप कैसे मार सकता है। अब डैनी यहाँ से जाने के बाद एक पार्क में अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था कि इतने में ही यहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि इसे इस तरह से प्रैक्टिस करते देखकर यहाँ पर इसे कुछ पैसे देने लगती है। अब ये इसके बॉक्स में पैसे डालने के बाद अपने डोजो सेंटर के पैम्पलेट्स लगा रही थी। इतने में ही डैनी वो पैसे उठाकर इसके पास आता है और इससे कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं बस अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन कॉलेन वो पैसे वापस लेने से मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तब डैनी इसके पास आते हुए इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे डोजो सेंटर में कुछ काम कर सकता हूँ। जवाब में कॉलेन इसे बोलती है कि मुझे माफ करना, पर मेरे डोजो सेंटर में तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है। वहीं हम लोग जॉय को देख पाते हैं, जो कि वॉर्ड को इन सभी चीजों के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि शायद हो सकता है कि वो सच में डैनी रैंड हो। जवाब में वॉर्ड बोलता है कि उस आदमी का हमें कुछ करना पड़ेगा, वो बंदा बस हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उस दिन प्लेन क्रैश में हमने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया और वो बस हमारे पैसों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद जॉय वापस से वॉर्ड की बातों से कन्विंस हो जाती है। लेकिन अब जब वॉर्ड वापस अपने घर जा रहा होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि इसकी गाड़ी में डैनी रैंड पहले से ही मौजूद है, क्योंकि इसे वापस से सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगता है। और वॉर्ड इससे नहीं डरता और अपनी गाड़ी में से गन निकालकर इसके ऊपर पॉइंट कर देता है। अब ये सब देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसी वजह से ये पहले तो वॉर्ड को वार्निंग देता है, पर जब वॉर्ड गन नीचे नहीं करता तो डैनी पलक झपकते ही उसके हाथ से गन छीन लेता है और उल्टा उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। पर क्योंकि डैनी यहाँ पर इसे मारने के लिए नहीं आया था, इसी वजह से ये गन को साइड में फेंकता हुआ गाड़ी ड्राइव करने लगता है। इससे बोलने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था। जवाब में वॉर्ड बोलता है कि तुम्हें हमारी कंपनी में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। इस पर डैनी बोलता है कि मैंने तो पैसों की बात ही नहीं करी, मुझे बस मेरी फैमिली के बारे में जानना है। ये सब बोलता
हुआ डैनी काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। इसी वजह से वार्ड की फट के हाथ में आ जाती है और ये बताने लगता है कि डैनी रैंड की फैमिली 15 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी। साथ ही वार्ड इसे बोलता है कि अगर तुम असली डैनी रैंड हो तो अपना डीएनए टेस्ट दो या तो फिर अपना फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाओ। जवाब में डैनी बोलता है कि जिस वक्त मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ तब मैं सिर्फ 10 साल का था और क्योंकि उस वक्त मैंने अपना फिंगरप्रिंट टेस्ट नहीं करवाया था तो इसी वजह से कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। साथ ही में अब मेरा कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं है, इसी वजह से मेरा डीएनए टेस्ट भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद वार्ड इसे वापस से टॉन्ट करने लगता है। इसी वजह से गुस्से में गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और अब ये एक बैरियर से टकराने ही वाली थी कि तभी डैनी को पास्ट की कुछ विजन्स आते थे जिसमें कि हम लोग देख पाते हैं कि डैनी का प्लेन क्रैश होने वाला है और इसकी मॉम इसे शांत करवाने की कोशिश कर रही है। अब ये सब याद आते ही डैनी तुरंत ही उस गाड़ी को रोक देता है और ये काफी ज्यादा घबरा गया था। इसी वजह से ये सॉरी बोलता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब डैनी यहाँ से जाने के बाद वापस से परेशान होकर पार्क में बैठा हुआ था, तभी इसके पास बेगल आता है जो कि इससे बातें करते हुए इसका पर्पस पूछता है। जवाब में डैनी से बताता है कि इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि ये कुंदन को प्रोटेक्ट कर सके ताकि शाओला का सैक्रिफाइस बेकार ना जाए। अब इस बात को सुनने के बाद बेगल हंसने लगता है क्योंकि इसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। अब तभी डैनी कुछ सोचता है और वो उसी डोजो सेंटर में पहुंच जाता है जिसके की पैम्पलेट सुबह कॉलिन रिंग लगा रही थी। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ये कॉलिन से बोलता है कि मैं यहाँ के मास्टर को चैलेंज करना चाहता हूँ। जवाब में कॉलिन बोलती है कि मैं ही यहाँ की मास्टर हूँ और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती थी। ये सुनने के बाद डैनी शांत हो जाता है। तब डैनी से बोलता है कि मैं यहाँ पर बच्चों को कुंफू सिखा सकता हूँ। इसीलिए कॉलिन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुमने कुंफू कहाँ से सीखा है। जवाब में डैनी से कुंलुन का नाम बताता है पर क्योंकि ऐसी कोई जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी इसी वजह से कॉलिन को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और इसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। और यही सब सोचते हुए कॉलिन इसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है पर इसके जाने से पहले ये इसे एक जोड़ी शूज भी देती है जिसके लिए डैनी इसका शुक्रिया करता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अभी नीचे बैठकर शूज पहन ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर वार्ड का गार्ड शैलन पहुंच जाता है जो कि अपने कुछ गुंडे दोस्तों के साथ आया हुआ था और ये डैनी को देखते ही इसके ऊपर हमला कर देता है। पर क्योंकि डैनी भी लड़ाई में कम नहीं था इसी वजह से ये शैलन को मारता पीटता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और भागने के दौरान ही इसके सामने एक ऊंची दीवार आती है जिसे कि ये कुछ ही पलों में फांस जाता है। पर इसके पीछे अभी भी कुछ गार्ड्स थे, इसी वजह से उनमें से एक के ऊपर 540 किक से हमला करता है और उसे बेहोश कर यहाँ से एक भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है। इसके इस किक को कॉलिन ने भी देख लिया था जो कि ये सब देखकर समझ गई थी कि डैनी को बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स आते हैं। और डैनी यहाँ से एक भीड़ वाले इलाके में पहुंचा रहा था जहाँ पर पहुंचने के बाद ये एक मास्क खरीदता है और धीरे धीरे उन सभी गार्ड्स को मारने लगता है। ये थोड़ी ही देर में सभी लोगों को मारने के बाद शॉन को मारते हुए इससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें भेजा किसने है। जवाब में शॉन इसको वार्ड का नाम बताता है और इस बात को सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक में आ गया था और इसीलिए अब ये यहाँ से चला जाता है। वहीं हम लोग वार्ड को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस से निकलने के बाद एक सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर जाता है जो कि इसी के नाम पे इसने खरीदी हुई थी। अब ये उस बिल्डिंग में घुसकर एक लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाता है और ये एक सीक्रेट डोर के पास पहुंचता है जहाँ पर गेट के बाहर एक हैंड स्कैनर लगा हुआ था। अब जैसे ही ये इस पर अपना हाथ रखता है वैसे ही वो गेट खुल जाता है। अब वार्ड के अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर हैरोल्ड से मिलने आया हुआ है जो कि अभी भी जिंदा है पर इसने अपने मरने की झूठी खबर बाहर फैला रखी है। अब यहाँ पर वार्ड हैरोल्ड को डैनी के बारे में सब कुछ बताना चाहता था और यही सारी चीजें पहले से ही हैरोल्ड को पता थी जिस वजह से ये खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गया और चलो मान लो वो बच भी गया तो उसने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखे। और यही सारी चीजें ये वार्ड को पता करने के लिए बोलता है। साथ ही ये इससे ये भी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है जितना कि मैंने कहा है जैसे कि हमेशा करते आए हो। अब इस बात को सुनने के बाद वार्ड हाँ में सर हिलाता हुआ यहाँ से चला जाता है। वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जो कि जब पार्क में पहुंचता है तो ये यहाँ पर बिगेल को देखता है जो कि बहुत ज्यादा नशे कर यहाँ पर सोया हुआ था और इस चीज को देखने के बाद डैनी समझ नहीं पाता कि अभी इसे कैसे उठाया जाए। तब ये बिगेल के हाथ में एक फैल्कन का टैटू नोटिस करता है जिसे देखने के बाद ये सोचने लगता है कि आखिरकार इस टैटू का क्या मतलब है। अब यहाँ से अगले दिन सीन आता है और हम लोग देख पाते हैं कि डैनी वापस से रैंड इंटरप्राइजेस में घुस गया है। अब थोड़ी देर बाद जब जॉय यहाँ पर आती है तो ये डैनी को अपने ऑफिस में पाती है और अब ये इससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जवाब में डैनी इससे बोलता है कि ये मेरे दूसरे घर जैसा है और इसी वजह से मुझे यहाँ के सारे इन्स और सारे आउट्स पता है। अब ये बात सुनने के बाद जॉय काफी ज्यादा शौक थी और वो अपने गार्ड्स को बुलाने की वाली थी कि डैनी इसे अपनी बातों से किसी भी तरह कन्विंस कर लेता है कि ये थोड़ी देर इससे बात करे। और अब क्योंकि जॉय इस बार सच में कन्विंस हो गई थी तो इसी वजह से ये डैनी से बात करने के लिए मान जाती है और इसके लिए कॉफी बनाकर इसे देती है। अब डैनी कॉफी पीते हुए जॉय को पिछले रात के इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि उसने शैनन को इसे मारने के लिए भेजा था। इस पर जॉय काफी ज्यादा शौक थी और इसी वजह से ये इससे बोलती है कि वो सारी चीजें अभी छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम उस प्लेन क्रैश में कैसे बचे। अब इस बात को सुनने के बाद डैनी उस दिन के बारे में सोचने लगता है और जॉय को थोड़ा थोड़ा बताने लगता है। अब डैनी उस इंसिडेंट के बारे में याद कर ही पाया था कि तभी इसको कुछ होने लगता है और इसे समझ में आता है कि ये सब जॉय की एक चाल थी और उसने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ था। ये चीज समझ में आते ही डैनी तुरंत खड़ा हो जाता है और जब तक डैनी को ये समझ में आता है तब तक इसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। अब ये उस धुंधलेपन में अपने सामने वार्ड और जॉय दोनों को देख पाता है और उन दोनों में इसे वो दो मॉन्क्स दिखते हैं जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। अब जब डैनी की आंखें वापस से खुलती हैं तो ये अपने आप को एक मेंटल असाइलम में पाता है जहाँ पर इसे बांध कर रखा हुआ था। अब ये होश में आया ही था कि तभी डॉक्टर इसे वापस से बेहोश कर देता है। अब डैनी के सपने में हम उस इंसिडेंट को देख पाते हैं जब इसका प्लेन क्रैश हुआ था। तब वहाँ पर डैनी और इसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा ही घबराए हुए थे क्योंकि ये समझ गए थे कि शायद ये इनका आखिरी दिन है। तब डैनी के पापा और डैनी की मम्मी दोनों ही डैनी को आखिरी बार आई लव यू बोलते हैं और इतने में ही इनका प्लेन जाकर हिमालय की चोटियों से टकरा जाता है। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग डैनी के आईपोड जिसको वो हमेशा अपने पास रखता है उसको बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं और इसी के साथ इस शानदार एपिसोड का अंत होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत एक मेंटल असाइलम से होती है जहाँ पर हमारे डैनी रैंड को बांध कर रखा हुआ था। अब जब इसकी आंख खुलती है तो ये पास में बैठे आदमी से बातें करते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जवाब में वो आदमी से कहता है कि यहाँ पर होश में आने के बाद हर आदमी सबसे पहले यही कहा करता है। अब ये आदमी डैनी से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से इस आदमी को कुछ हो जाता है और ये डैनी का गला दबाने लगता है। इस बात को देखते हुए डैनी काफी ज्यादा शॉक में आ गया था पर क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए थे तो इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इतने में ही पीछे से बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उस दूसरे आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं जिसके बाद डैनी को भी बेहोश कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग वापस से जॉय और वार्ड को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर जॉय वापस से वार्ड से डैनी के बारे में बात कर रही थी। तब वार्ड इसे बोलता है कि तुम ज्यादा इस बारे में मत सोचो क्योंकि अगर वो सच में डैनी होता तो वो 15 साल तक वेट नहीं करता, वो पहले भी हमारे पास आ सकता था पर क्योंकि वो आदमी सिर्फ हमारे पैसों के पीछे है तो इसी वजह से हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद जॉय वापस से कन्विंस हो जाती है कि वो आदमी डैनी रैंड नहीं है। अब जब सीन वापस से मेंटल असाइलम में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि डैनी मेडिटेशन कर रहा है
यही से उस दिन के प्लेन के कुछ विजन्स आते हैं जिस दिन इसका प्लेन क्रैश हुआ था, और वो सब देखने के बाद ये घबराता हुआ अपने मेडिटेशन से जागता है। तब इसके बगल में एक डॉक्टर बैठा हुआ था जो कि इससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे थे। जवाब में ये इसे बताता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था ताकि मैं अपनी ची को एक्टिवेट कर यहाँ से भाग सकूं। अब इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब इससे बोलता है कि अगर तुम वही अमीर डैनी रैंड हो जो कि प्लेन क्रैश में मारा गया था, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने सर्वाइव कैसे करा। अब डैनी बोलता है कि हाँ, मैं वही रिच अमीर डैनी रैंड हूँ जो कि प्लेन क्रैश में जिंदा बच गया था। मुझे काफी ज्यादा चोट आई थी पर मैं मरा नहीं था। उन हिमालयों की चोटियों में मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन मैं किसी तरह खड़ा हुआ और मैंने कॉकपिट को ढूंढा जिसमें कि दोनों पायलट मर गए थे, और पास ही मुझे मेरे डैड की डेड बॉडी भी मिली। पर मुझे मेरे मॉम की बॉडी नहीं मिली क्योंकि वो प्लेन रूफ टूटने की वजह से पहले ही बाहर उड़ गई थी। पर उसके बाद जब मैंने सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ना चालू करा तभी मैं गिर गया क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गया था और मुझे काफी ज्यादा चोट आई थी। इसके बाद जब मैंने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो मुझे वहाँ पर दो मॉन्क्स दिखे जिनका नाम चोडेक और टाशी था, जो कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर के मॉन्क्स थे। इस पर डॉक्टर पूछता है कि वो किस तरह के मॉन्क्स होते हैं। जवाब में डैनी ने बोलता है कि वो वॉरियर मॉन्क्स थे। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसे एक पासपोर्ट दिखाते हुए पूछता है कि जॉन एंडरसन कौन है। ये पासपोर्ट देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मुंह दूसरी तरफ कर बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन है। इस पर डॉक्टर यहाँ से इसे ये बोलकर निकल जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मुझे सब सच्चाई बतानी होगी। हम लोग कॉलिन विंग को देख पाते हैं जो कि बाजार में आई हुई थी कि तभी इसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। पर कॉलिन को क्योंकि मार्शल आर्ट्स आते थे तो वो इसी वजह से इन्हें बड़े आराम से धूल चटा देती है, और बाद में हमें पता चलता है कि ये सभी लोग कॉलिन के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉलिन ने इसी तरह से फाइट करने को बोला था ताकि वो रियल लाइफ फाइट्स को सीख सकें। अब यहाँ पर कॉलिन इन सबको इनकी गलतियां बताती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि डैनी के कैबिन में वापस से साइमन आता है जो कि इसे पिछली बार के लिए सॉरी बोलता हुआ इसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर रास्ते में डैनी से बोलता है कि वो 72 घंटे में कुछ भी कर यहाँ से निकल जाएगा। इस पर साइमन इसे कहता है कि सही में तुम्हें 72 घंटे के पहले यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफी सारे मरीज हैं जो पहले तो बिल्कुल ठीक थे पर यहाँ पर लाने के 72 घंटे बाद वो लोग पागल हो गए थे। अब ये दोनों आपस में बातें करते हुए कैंटीन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बंदा इनसे पंगे लेने की कोशिश करने लगता है, पर जब बाद में पानी सर के ऊपर जाता है तो डैनी इसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। इसी वजह से गार्ड्स इसे आकर पकड़ लेते हैं और वापस से बेड से बांध देते हैं। तब साइमन इसके पास आता है और इसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई जानने वाला या फिर कोई तुम्हारा फैमिली फ्रेंड वगैरह आए तो ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो बात सुनने के बाद डैनी बोलता है कि मेरे पास एक दोस्त है। इसी वजह से साइमन इसे खोलकर टेलीफोन बूथ तक ले जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही डैनी सबसे पहले कॉलिन विंग को फोन करता है और इसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। तब कॉलिन से पूछती है कि आखिरकार तुम वहाँ पर पहुंचे कैसे। जवाब में वो इसे बोलता है कि मिचम्स को मुझसे प्रॉब्लम है। ये बात जानने के बाद कि इतनी रिच फैमिली को एक भिखारी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलिन को लगता है कि डैनी सच में पागल है। इसी वजह से वो कॉल कट कर देती है। वहीं हम लोग हेरोल्ड को उसके ऑफिस में देख पाते हैं जो कि उसी सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर था, और यहाँ से ही हेरोल्ड ने डैनी रैंड के ऊपर नजर रखी हुई थी। अब जब यहाँ पर वार्ड आता है तो हेरोल्ड इसे बताता है ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर जैसी कोई भी जगह नहीं है। काइल ने इस पर पूरी रिसर्च करी है। काइल हेरोल्ड का सेक्रेटरी था जो कि इसी के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था। हेरोल्ड इसे बोलता है कि वैसी कोई जगह एग्जिस्ट तो नहीं करती, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये डैनी रैंड नहीं है। इसी वजह से हमें इसके ऊपर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ना बोलने के बाद हेरोल्ड वार्ड को वापस से डैनी के ऊपर नजर रखने को कहता है, और साथ ही ये वार्ड से ये भी कहता है कि तुम्हें कॉलिन से जाकर पूछना चाहिए कि आखिरकार डैनी ने उसको कॉल क्यों करा था। आगे हम वापस से डैनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ ही मेडिटेशन कर रहा था। अब जब वापस से इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने वही डॉक्टर था। डैनी से बोल देता है कि हाँ, वो पासपोर्ट मेरा ही है, पर वो पासपोर्ट असल में मेरा नहीं है। मैंने उसे किसी के पास से छुड़ाया था ताकि मैं फ्लाइट की टिकट लेकर यहाँ तक पहुँच सकूं। पर डॉक्टर को अभी भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। इसी वजह से इसे कहता है कि इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। इतना बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग वार्ड को देख पाते हैं जो कि कॉलिन के पास पहुंच गया था और इससे पूछ रहा था कि आखिरकार ये डैनी को कैसे जानती है। जवाब में कॉलिन इसे बोलती है कि वो बस यहाँ पर एक बार आया था और उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब वार्ड इसे बोलता है कि अगर तुम कुछ पेपर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ जिसमें कि बस ये लिखा होगा कि उस आदमी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, तो तुम्हें इसके बदले में काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे और साथ ही उस आदमी को प्रोटेक्शन भी मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। ना बोलने के बाद वार्ड यहाँ से चला जाता है और कॉलिन कुछ सोचने लगती है। आगे हम लोग वापस से डैनी को देख पाते हैं जो कि उसी डॉक्टर के साथ था, और डॉक्टर इसे 15 साल पुराना एक ग्रैंड एंटरप्राइजेस का कमर्शियल दिखा रहा था। साथ ही ये भी बोल रहा था कि कभी कभार जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम अपने आप को वो आदमी समझने लगते हैं जो कि अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। पर डैनी डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान बस कमर्शियल पर था। तब वो डॉक्टर को बोलता है कि इस कमर्शियल में जाने से पहले मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था और मैं कमर्शियल में नहीं जाना चाहता था, और इसी वजह से मेरे डैड ने मुझे रिश्वत दी थी। वो हम सभी लोगों को मेले में लेकर गए थे ताकि वो मेरा मूड सही कर सके। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम डैनी रैंड नहीं हो, तुम जॉन एंडरसन हो। पर डैनी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो गुस्से में कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ देता है और कहता है कि मैं ही डैनी रैंड हूँ, अब तुम लोगों को जो समझना है समझते रहो। तभी यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि डैनी को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। ये सारी चीजें हेरोल्ड भी अपने कंप्यूटर से देख रहा था और तभी से विश्वास होने लगता है कि यही सच में डैनी रैंड है। तब हेरोल्ड काइल से गाड़ी निकालने के लिए कहता है। अब आगे हम लोग डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि जब वापस से अपने घर जा ही रहा था कि तभी वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है और वो जॉय मीचम को कॉल कर उस कमर्शियल के दिन के बारे में पूछता है। जॉय से बताती है कि डैनी का मूड उस दिन काफी ज्यादा खराब था और उसके डैड ने उसका मूड सही करने के लिए हम सबको मेले में ले जाने का डिसाइड करा था, और वहाँ के एक्रोबैट्स डैनी को काफी ज्यादा पसंद आए थे, जिसके बाद वो घर पर आकर उन्हीं की तरह कूद फांद रहा था। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि वही असली डैनी रैंड है। तब जॉय से पूछती है कि आखिरकार तुमने ये सारे सवाल क्यों पूछे। जवाब में डॉक्टर इसे बोलता है क्योंकि मैं पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता था। अब वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसे कि काफी सारे डॉक्टर पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब डैनी बेहोश होने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर हेरोल्ड पहुंच जाता है जो कि इससे बातें करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी, क्योंकि मैं मर चुका हूँ तो मैं काफी सारी चीजें ध्यान से नहीं सुन सकता, मैंने बस तुम्हारी मोनेस्ट्री के बारे में सुना। अब हेरोल्ड इससे और सारी चीजें पूछने की कोशिश करता है और पूछता है कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर क्या है। तब डैनी से बोलता है कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर द हैंड के सबसे बड़े दुश्मन है। साथ ही डैनी से कुनलुन के बारे में बताता है और कहता है कि वो मॉन्क्स मुझे वहाँ पर ले गए थे जो कि स्वर्ग की कैपिटल में से एक है, और वहीं पर मैंने मार्शल आर्ट्स सीखे और मैंने आयरन फिस्ट को हासिल करा, और अगर मैं आयरन फिस्ट को समन करूँ तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन है जिससे कि मैं अपने पूरे शरीर की शक्ति को अपने हाथ में ही एकत्रित कर सकता हूँ। साथ ही डैनी से ये भी बोलता है कि अब मेरे ऊपर द हैंड को खत्म करने की जिम्मेदारी भी है। अब द हैंड का दोबारा से नाम सुनने के बाद हेरोल्ड
काफी ज्यादा शॉक होता है और यहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक आया से बोलता है कि आयरन फिस्ट के बारे में हर एक चीज पता करो। अब जब हैरोल्ड अपने ऑफिस में वापस से पहुंचता है तो इसे विंडो पर लिखा मिलता है कि तुम कहाँ पर गए थे और नीचे एक हाथ छपा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि शायद हैरोल्ड भी द हैंड से जुड़ा हुआ है। अब अगले दिन हम लोग जॉय को देखते हैं जो कि डैनी और अपनी पुरानी फोटोज देख रही थी और उन्हें देखते हुए ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी इसे एक फोटो दिखती है जिसमें ये और डैनी मिलकर जेम्स खा रहे थे। उस फोटो को देखते ही इसे एक आइडिया सूझता है और वो एक जेम्स का पैकेट अपनी सेक्रेटरी को देती है और कहती है कि इसे कुछ भी कर उस बंदे तक पहुंचाओ जो अपने आप को डैनी कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वार्ड को देख पाते हैं जो कि अगले दिन कॉलिन के पास पहुंच गया था, जिसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो कॉलिन से बोलता है कि अगर तुम इन पर साइन कर देती हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। इतना बोलने के बाद वार्ड वो फाइल वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि डैनी तक वो जेम्स का पैकेट पहुंच गया था जो कि जॉय मीचम ने उसके लिए भेजा था। उस जेम्स के पैकेट को देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा खुश होता है और जेम्स के पैकेट को खोलकर उसमें से सारे ब्राउन जेम्स को अलग करने लगता है। अब वो सभी ब्राउन जेम्स को अलग कर ही चुका था कि इतने में ही इसके पास एक गार्ड आता है और कहता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तब डैनी को लगता है कि शायद जॉय इससे मिलने के लिए आई है, इसी वजह से ये बाकी सभी कलरफुल जेम्स को एक पैकेट में भरकर उसके पास ले जाने लगता है। और जब ये वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर कॉलिन थी। तब कॉलिन इसे हर एक चीज के बारे में बताती है जो कि वार्ड ने इसे कही। जवाब में डैनी से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वार्ड मेरे साथ क्या करना चाहता है, पर उसे ये बात नहीं पता कि मैं ही असली डैनी रैंड हूँ। साथ ही कॉलिन से ये बोलता है कि अगर तुम चाहो तो उन फाइल पर साइन कर सकती हो क्योंकि वो सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस पर कॉलिन इसे बोलती है कि नहीं, अगर तुम सच में डैनी रैंड हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। इतना बोलकर कॉलिन यहाँ से जाने लगती है और डैनी से रोकता हुआ वो पैकेट थमाता है और कहता है कि इसे जॉय मीचम तक पहुंचा देना। इसी वजह से कॉलिन मान जाती है और उस पैकेट को लेकर जॉय मीचम के पास पहुंचती है। अब जॉय कॉलिन के सामने ही उस पैकेट को खोलती है जिसमें कि बस कलरफुल जेम्स थी पर ब्राउन जेम्स नहीं थी। ये बात देखते ही जॉय पहचान जाती है कि वही असली डैनी रैंड है और ये बात वो कॉलिन को भी बता देती है। कॉलिन भी ये बात सुनकर वो फाइल वहीं पर छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपने भाई को बता देना, मैं इस पर साइन नहीं करने वाली। इतना बोलकर कॉलिन यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर बाहर वार्ड भी इसे देखता है। पर जब वो अंदर आकर फाइल चेक करता है तो इसे पता चलता है कि कॉलिन ने इस पर साइन नहीं करे। अब जॉय से कहती है कि वही असली डैनी रैंड है क्योंकि बचपन में हम सिर्फ ब्राउन जेम्स खाते थे और ये बात तुम्हें भी नहीं पता थी। और आज जब मैंने उसके पास वापस से जेम्स का पैकेट भेजा तो उसने सिर्फ ब्राउन जेम्स अपने पास रखे, बाकी सारे जेम्स वापस भेज दिए। पर वार्ड अभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। तब जॉय उसे रोती हुई समझाने की कोशिश करने लगती है कि वही असली डैनी रैंड है, प्लीज मेरी बात समझो। आगे हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर वापस से डैनी के पास जाता है जो कि एक लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता था कि ये सच में डैनी है या फिर नहीं। तब ये डैनी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे कौन कौन टीचर थे जो तुम्हें बचपन में पढ़ाया करते थे। तब डैनी सभी टीचर्स के एकदम सही नाम बताता है और इस बार डॉक्टर को भी कंफर्म हो जाता है कि यही सच में डैनी रैंड है। तब डॉक्टर इसे बोलता है कि मुझे यकीन हो गया है तुम ही डैनी रैंड हो, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने 15 साल तक वहाँ पर सर्वाइव कैसे करा। पर डैनी वापस से इसे कुंडुन मोनेस्ट्री के बारे में बताता है और कहता है कि वो जगह दूसरे डायमेंशन में है और हर 15 साल में उस जगह का रास्ता अर्थ पर खुलता है। तब डॉक्टर इसे बोलता है कि कभी कभी किन्हीं हादसों की वजह से हम काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और हमारा माइंड फॉल्स रियलिटी बना लेता है। इसका मतलब यही है कि तुमने उस दिन प्लेन क्रैश में सर्वाइव कर लिया पर तुम्हारे माइंड ने उस मोनेस्ट्री की फॉल्स रियलिटी बना ली। तब डैनी से बोलता है कि नहीं, वहाँ पर मैंने आयरन फिस्ट की पावर को हासिल करा। इस पर डॉक्टर इसे बोलता है कि तो चलो मुझे उस चीज को दिखाओ। जवाब में डैनी से बोलता है कि मैं उसको समझ सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मैं अपने पूरे मन से फोकस कर पाऊँ, क्योंकि अभी मुझे दवाइयाँ दी जा रही हैं तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तब डॉक्टर इसे बोलता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक कि तुम उस मोनेस्ट्री वाली जगह को नहीं भूल जाते। इतना बोलकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें हैरोल्ड भी देख रहा था, इसी वजह से वो तुरंत घबराते हुए वार्ड को कॉल करता है और कहता है इसी वजह से हमें इसे किसी दूसरी जगह पहुंचाना होगा। इस बात को सुनने के बाद वार्ड को लगता है कि शायद हैरोल्ड डैनी को मरवाना चाहता है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये खुद भी यही चाहता था। तब हैरोल्ड से बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं डैनी को मरवा सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी कर उसे किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा काम है। इस बात को सुनने के बाद वार्ड का मुंह वापस से लटक जाता है और वो हैरोल्ड की बात नहीं मानता और वो दूसरे बंदे को कॉल करके बोलता है कि ठिकाने लगा दो। अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि डैनी को एक डॉक्टर उसके हाथ बांधकर एक रूम में छोड़ आता है जहाँ पर काफी सारे पागल मरीज मिलकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और यही वार्ड का प्लान था कि वो काफी सारे मरीजों से मिलकर डैनी को मरवा देगा। ये लोग काफी देर से डैनी को मारे जा रहे थे जिस वजह से डैनी के काफी ज्यादा चोट लग जाती है और जब एक आदमी डैनी के सर के ऊपर हमला करने वाला था तभी हम लोग देख पाते हैं कि डैनी का हाथ चमक रहा है, मतलब कि वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है और अपनी आयरन फिस्ट को समन करने वाला है। और अब डैनी एकदम सही टाइम पर अपनी आयरन फिस्ट को समन करता हुआ उस बंदे को बहुत बुरी तरह मारता है और ये यहाँ पर मौजूद सभी बंदों को मार पीट कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हैरोल्ड भी ये सब देख रहा था। तब डैनी अपनी आयरन फिस्ट को अच्छी तरह से समन करता है और ये सीधा जाकर एक हैवी से डोर पर मुक्का मारता है जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। पर डैनी के एक ही मुक्के में वो डोर टूट जाता है और दूर जाकर गिरता है और अब क्योंकि डैनी फ्री हो गया था तो इसी वजह से वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हैरोल्ड एकदम शॉक था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कॉलिन को देख पाते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन इतने में ही इसके घर में डैनी को ढूंढते हुए कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डैनी मेंटल असाइलम तोड़कर भाग गया था तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो कॉलिन के यहाँ पर आया होगा। लेकिन जैसे ही कॉलिन को इस बात का पता चलता है वो तुरंत उन लोगों को लड़कर उन्हें मारने लगती है। फिर जब वो उन सबको जाने को बोल रही थी तभी उसकी नजर सीलिंग पर पड़ती है जहाँ पर डैनी किसी बंदर की तरह लटका हुआ था। कॉलिन उसे देखने के बाद भी उसके बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने देती और सभी लोगों को यहाँ से भगा देती है। अब उन लोगों के जाने के बाद डैनी कॉलिन को सॉरी बोलता है और इससे आज यहाँ पर रुकने की परमिशन ले लेता है। अगले सीन में हम वार्ड को हैरोल्ड से बातें करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर हैरोल्ड वार्ड को मारता भी है क्योंकि वार्ड ने डैनी को मरवाने की कोशिश करी थी जबकि हैरोल्ड ने उसे सेफ जगह रखने को बोला था। अब यहाँ से सीन कट होकर अगले दिन डैनी पर आता है जो कि मेडिटेशन कर रहा था। ये देख कॉलिन उसे जाने को बोलती है जिस पर डैनी बोलता है कि वो उसकी हिफाजत करना चाहता है। जवाब में कॉलिन बोलती है कि ये अपनी हिफाजत अपने आप कर लेगी, पर जब डैनी नहीं मानता तो उन दोनों में डोजो फाइट होने लगती है जिसमें आखिरकार डैनी कॉलिन को हरा देता है, जिस पर कॉलिन फिर से उसे जाने को बोलती है। तब डैनी उसे ये बोलकर मना लेता है कि वो यहाँ पर 1 वीक तक रहेगा और उसका रेंट भी देगा। ये सुनकर कॉलिन बोलती है कि तुम कॉर्नर में सोओगे और स्टूडेंट से दूर रहोगे। इस बात को सुनकर डैनी इस पर मान जाता है और यहाँ से सीन जॉय पर आता है जो कि घर में पहुंचती है तो बाहर डैनी उसे मेडिटेशन करता मिलता है। अब क्योंकि जॉय को ये भरोसा हो गया था कि ये असली डैनी रैंड है तो इस बार ये उससे अच्छे से बात करती है और साथ ही वो उसे घर में भी ले जाती है जहाँ पर जाने के बाद ये इससे तरह तरह के क्वेश्चन
पूछने लगती है, जैसे कि ये बच्चा कैसे। जिस पर डैनी बोलता है कि मैंने काफी बार लोगों को सब बताने की कोशिश करी है, पर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। ये सुनकर जॉय शांत हो जाती है, जिसके बाद डैनी घर देखने लगता है। तभी जॉय उसे कुछ पेपर देती हुई बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं करना चाहती और ना मैं कर सकती, और ये पेपर तुम्हारे 100 मिलियन के शेयर हैं और तो तुम्हें बस 40 मिलियन ही देना चाहता था, पर मैंने इन्हें ज्यादा करवा दिया और इन्हें लेने के बदले में तुम्हें अपना बस नाम चेंज करना होगा। ये बात सुनने के बाद डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो यहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि ये कोई भी बात पैसों के बारे में नहीं है। वहाँ से हम कॉलिन को देखते हैं जो कि डैनियल से बातें कर रही थी, जिसे पैसों की जरूरत थी, पर कॉलिन के पास पैसा नहीं था। तभी सीन फिर से डैनी पर आता है जो कि अपने मॉम डैड और अपनी कब्र के पास गया था। अब डैनी उस कब्र को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही भावुक हो गया था। अभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत जे मनी के पास पहुंचता है, जो उसे चोर समझकर पेपर स्प्रे निकाल लेती है। जिस पर डैनी उसको अपना नाम बताते हुए एक इंसिडेंट बताता है कि तुम मेरे डैड के लीगल डिपार्टमेंट में इंटर्न थी, पर एक बार तुमने मार्गरेट की किसी गलती पर उसे बहुत सारी गालियां दे दी थी, पर क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं ये बात किसी को भी बताऊं, तो इसी वजह से तुमने मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे $5 दिए थे। ये बात जानने के बाद जे मनी उससे कुछ और क्वेश्चन पूछती है, जिसके जवाब डैनी एकदम सही देता है। वहाँ से हम देखते हैं कि जे मनी डैनी से बोलती है कि तुम्हें 100 मिलियंस नहीं लेने चाहिए क्योंकि तुम बिलियंस के शेयर होल्डर हो, ना कि मिलियंस के। जिस पर डैनी उसे एक कानूनी केस बनाने को बोलता है और जे मनी इसके लिए मान जाती है। तब ये डैनी की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी देती है। इस पर डैनी से बोलता है कि मैं तुमसे कोई पैसे नहीं ले सकता। तब जे मनी से बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे कोई भी पैसे मत देना, पर अगर तुम केस को जीत जाते हो तो मुझे रैंड इंटरप्राइजेस में एक परमानेंट रिटेनर का जॉब चाहिए। जिसके बाद डैनी भी इस पर मान जाता है और जे मनी उसे उसका हुलिया सही करने के लिए कुछ पैसे देती हुई यहाँ से चली जाती। अगले सीन में हम जॉय वार्ड को एक लग्जरी कार में मीटिंग करते हुए देख पाते हैं और अब ये सीन यहीं कट होकर हैरोल्ड पर आता है, जिसके रूम की लाइट एकदम से चली गई थी। तभी यहाँ पर एक औरत आती है, जो वो औरत इसे बोलती है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ से बाहर गए। ये सुनकर हैरोल्ड काफी ज्यादा डर गया था। तब वो औरत उसे बोलती है कि तुम्हें घुटने पर बैठकर माफी मांगनी होगी। इस पर हैरोल्ड डरते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। अब अगले सीन में हम लोग डैनी को देखते हैं जो कि डोजो में पहुंचता है, तो वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा लापरवाही से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखकर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें समझाने लगता है कि डोजो रिस्पेक्ट की जगह है, पर बच्चे उसका उल्टा मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर डैनी गुस्से में एक बच्चे को हिट करता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर कॉलिन पहुंच जाती है जो कि डैनी को अपने साथ अंदर ले जाकर सुनाने लगती है और अब डैनी से सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। वही जॉय मीटिंग करते हुए वार्ड और दूसरे आदमी को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ पर एक बच्चा केविन था जो 30 मिनट में बीमारी से मरने वाला था, पर केविन ने उसके सभी ऑर्गन्स डोनेट करने को बोला था। तब जॉय बोलती है कि रैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और एक रैंड ने मुझे केविन के बारे में बताया ताकि तुम अपने भतीजे को बचा सको। तब जाकर हमें ये पता चलता है कि ये आदमी जो इन दोनों के साथ आया है, इसके भतीजे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे कुछ ऑर्गन्स की जरूरत थी जो कि अब उसे मिल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब अगले सीन में हम डैनी की प्रैक्टिस के कुछ सीन देखते हैं जहाँ पर उसे डंडों से मारा जा रहा था ताकि वो अपने आप को कठोर बना सके। अब अगले सीन में हम लोग डैनी और जे मनी को बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जे मनी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि यही असली डैनी रैंड है। ना ही उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कोई लाइब्रेरी कार्ड और ना ही कोई फिंगरप्रिंट वगैरह। तब डैनी को याद आता है कि एक बार स्केटिंग करते वक्त उसका हाथ टूट गया था, तो शायद उसका एक्सरे कॉपी आज भी हॉस्पिटल में होगा। उसके एक्सरे पर उसके फिंगरप्रिंट भी होंगे। इसका मतलब साफ यही है कि अब डैनी को पहचाना जा सकता था कि यही असली डैनी रैंड है। ये बोलकर वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और एक्सरे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आकर डैनी के ऊपर हमला करता हुआ इस पूरे कमरे में आग लगाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही ये डैनी को घायल करने के बाद इस पूरे रूम में पेट्रोल छिड़क देता है। इस बात को देखने के बाद डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और अब तब इस आदमी को मजा चखाने के लिए डैनी आयरन फिस्ट को समन करता हुआ उस आदमी से लड़ाई करने लगता है, जिसमें डैनी बड़े आराम से उस आदमी को मार देता है। लेकिन वो आदमी उस रूम में आग लगा चुका था, जिस वजह से वहाँ पर सब जलने लगता है। इसी वजह से डैनी बहुत गुस्से में वॉर्ड के पास जाता है और उसे इसी वजह से बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस पर वॉर्ड इसे मना करने लगता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए किसी भी आदमी को नहीं भेजा था और बेशक से तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हारे बोलने से डैनी जिंदा नहीं हो जाएगा। ये सुनकर डैनी उससे लड़ने लगता है, लेकिन इतने में ही जॉय बीच में आ गई थी जो कि उन दोनों को छुड़वाती है और डैनी यहाँ से चला जाता है। तब ऑफिस में जॉय वॉर्ड से वो सारे डॉक्यूमेंट ले लेती है जो डैनी से रिलेटेड थे, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि ये नकली डैनी है और इसीलिए उन्होंने इन डॉक्यूमेंट को छुपाया। तभी जॉय घर वापस जाती है तो वो एक पॉट को देखती है और यहीं से सीन कट होकर एक इलीगल फाइट एरिना में आता है जहाँ पर कॉलिन आई हुई थी। तब वहाँ सब लोग एक आदमी से लड़ने से डर रहे थे क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था। ये देखकर कॉलिन रिंग में उतर जाती है। रेफरी उसे वहाँ आने से काफी मना करता है पर वो नहीं मानती और अपना नाम डॉटर ऑफ द ड्रैगन बताती हुई उस आदमी से लड़ने लगती है। अब उस फाइट में हम लोग देख पाते हैं कि रस्टी कॉलिन का अपोनेंट था। वहाँ कॉलिन और रस्टी दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट करते हैं, जिसमें कॉलिन बहुत पिटती है, पर तभी वो अचानक से रस्टी को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है, जिसमें रस्टी बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि कॉलिन जीत गई थी और अब यहाँ पर कॉलिन को पैसे मिलते हैं और ये यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जे मनी डैनी के साथ रैंड इंटरप्राइजेस में जाती है, जहाँ पर उनकी बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ मीटिंग थी, जिसमें ये लोग ये साबित करने वाले थे कि यही असली डैनी रैंड है। अब यहाँ पर सभी लोग मीटिंग करना चालू करते हैं और जे मनी बोलती है कि ये असली डैनी रैंड है जो कि यहाँ का 51% का शेयर होल्डर है। तब वॉर्ड बोलता है कि तुम्हें इस बात का प्रूफ देना होगा। ये बात सुनने के बाद जे मनी उसे वो पॉट देती है जिसको जॉय पिछले दिन देख रही थी। आगे ये बताती है कि ये पॉट खुद डैनी ने क्ले से बनाकर जॉय को गिफ्ट करा था, इसी वजह से इसमें उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। वॉर्ड जब उसे देखता है तो उसमें सच में फिंगरप्रिंट्स थे। ये देखकर वॉर्ड शांत हो जाता है और अब ये बात प्रूफ हो गई थी कि यही असली डैनी रैंड है। ये बात प्रूफ करने के बाद डैनी और जे मनी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डैनी वॉर्ड को अचानक से कहीं जाते देखता है, इसी वजह से वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ पर इसका पीछा करते हुए ये हैरोल्ड के होटल में पहुंचता है, पर क्योंकि वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुए थे इसी वजह से ये अंदर नहीं जा सकता था। पर क्योंकि ये जानना चाहता था कि आखिरकार अंदर क्या है, तो इसी वजह से ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता हुआ इस बिल्डिंग की विंडो तक पहुंच जाता है और अब ये खिड़की से लटक कर दीवार से चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगता है। लेकिन ये ऊपर पहुंचा ही था कि इतने में ही कोई इसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है।
अब ये तो जाहिर सी बात है कि आयरन फिस्ट इस सीरीज का मेन हीरो है, तो ये मरने तो नहीं वाला। तो मैं आपसे ये फालतू बात तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगर आपको जानना है कि डैनी जिंदा है या मर गया तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको जानना है कि डैनी अब यहाँ पर कैसे जिंदा बचेगा तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर डैनी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया गया था, पर अभी वो एक पोल पकड़कर लटक जाता है, पर क्योंकि उसकी पकड़ काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी इसी वजह से उसका हाथ छूट जाता है। तब वो नीचे जाकर एक पट्टी से टकराता है और उसी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो हैरोल्ड के रूम में था। तब वॉर्ड इसके पास आकर इससे बातें करने लगता है और इन दोनों की बातों में ही वो बताता है कि उसने ही इसे चोर समझकर धक्का दे दिया था। अब इतने में ही हैरोल्ड इनके सामने आता है, जिसे देखकर डैनी काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद हैरोल्ड मर गया है। और क्योंकि डैनी शुरू से ही हैरोल्ड को अपने डैड के भाई की तरह मानता था तो वो उसे देखकर इमोशनल होकर हैरोल्ड के गले लग जाता है। जिसके बाद डैनी के पूछने पर हैरोल्ड बताता है कि उसने 3 साल तक कैंसर से जंग लड़ी। उसके बाद उसे कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि हम तुम्हें बचा सकते हैं, पर उसके लिए पहले तुम्हें मरना होगा। पहले तो मुझे उन लोगों की बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर मैं बाद में उन चीजों के लिए मान गया जो वो मेरे मरने के बाद मेरे साथ करने वाले थे। जिसके कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो गई, पर उसके तीसरे दिन मैं वापस से सांस लेने लगा क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करे थे और ये उन्हीं लोगों ने करा जिनको तुम द हैंड के नाम से जानते हो। हैंड का नाम सुनकर डैनी पूछता है कि वो लोग न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं। इस पर हैरोल्ड बताता है कि यहाँ पर उनके बहुत सारे इल्यूमिनाटीज हैं जो कि ये सब काम करते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि हैंड सच में एक ईविल है जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट की वजह से वो बस वॉर्ड को कुछ नहीं बोलते, पर अगर किसी को भी मेरे राज के बारे में पता चलता है तो वो उसे मार देते हैं। इसीलिए तुम भी जॉय को इस बारे में कुछ भी मत बताना। इस बात को सुनने के बाद डैनी मान जाता है। साथ ही हैरोल्ड वॉर्ड को बोलता है कि मुझे भरोसा हो गया है कि यही असली डैनी है, तो तुम्हें आगे कोई और साजिश करने की जरूरत नहीं है। और ये बात याद रखना कि ऑफिस में डैनी को वेंडल का ही रूम मिलना चाहिए। इसके बाद डैनी हैरोल्ड को गले लगाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तब लिफ्ट में वॉर्ड डैनी को हैरोल्ड से सावधान करते हुए बोलता है कि हैरोल्ड से बचकर रहना क्योंकि हैरोल्ड सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन अभी ये बात डैनी की ज्यादा समझ में नहीं आती और अगले सीन में हम जॉय और वॉर्ड को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं कि तभी यहाँ पर डैनी तैयार होकर आता है और वॉर्ड उसे सभी रिपोर्टर्स के सामने ले जाता है ताकि वो सभी लोगों को ये बता सके कि डैनी रैंड वापस आ गया है जो कि इस कंपनी का 51% का शेयर होल्डर है। जिसके बाद डैनी एक स्पीच देता है जिसमें वो बोलता है कि बहुत सालों पहले एक प्लेन क्रैश में मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया और बस मैं ही अकेला जिंदा बच पाया, जहाँ पर कुछ मॉन्क्स ने मेरी जान बचाई और वो लोग मुझे एक मोनेस्ट्री में ले गए जहाँ जब से अब तक मैंने जाना कि जिंदगी कितनी ज्यादा प्रीशियस होती है और साथ ही वहाँ मुझे बहुत ज्यादा ही हार्डवर्क और फोकस करना भी सिखाया गया। इसीलिए अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने हार्डवर्क की मदद से इस कंपनियों को और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो सभी रिपोर्टर तालियां बजाने लगते हैं, पर उनमें से कुछ रिपोर्टर्स उस मोनेस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे जो कि हिमालय के बीच में बनी हुई थी। इसी वजह से वो डैनी से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। तब वो डैनी को बाहर ले जाता है, अब जहाँ पर बाहर डैनी जॉय से पियर प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है जिसके बारे में हैरोल्ड ने उसे पता करने को बोला था क्योंकि द हैंड भी उस प्रोजेक्ट में सीक्रेटली शामिल, पर जॉय को द हैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उन्हें अपने कस्टमर की तरह ही सोचती थी। इसीलिए वो नॉर्मली डैनी को मेगन से बात करने को बोलती है, जहाँ पर मेगन उसे बताती है कि जॉय अभी 3 दिन तक बहुत ज्यादा बिजी है और आज डैनी की अपॉइंटमेंट जेमनी के साथ है। तभी यहाँ पर जेमनी आकर डैनी के साथ अंदर जाती है जो वेंडल का रूम था। तब डैनी वहाँ की चीजों को देखने लगता है और अचानक से वो टेबल के नीचे बैठकर वो स्टिकर्स देखता है जो कि बचपन में वो वेंडल से छुपकर लगाया करता था और वो सारे स्टिकर आज भी वहाँ पर लगे हुए थे। ये देखकर डैनी को काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पर जेमनी उसे कुछ पेपर देकर उन पर साइन करने को बोलती है ताकि कोई और आगे शेयर्स अपने नाम ना कर ले। जिसके बाद वो बताती है कि अब तुम 51% के शेयर होल्डर हो, इसी वजह से तुम्हारी बात हमेशा ऊंची रहेगी। जिस पर डैनी से पूछता है कि साइन करने के बाद उसे यहाँ पर क्या करना होगा। ये सुनकर जेमनी बोलती है कि जो तुम्हारा मन करे। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम वॉर्ड को बाकी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब डैनी आता है जो कि अपनी चेयर खिसकाकर जॉय के साथ ले जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर जॉय बताती है कि यहाँ हमारी नई मेडिसिन की प्राइस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है जो कि पैंडेमिक को सही करने के लिए बनाई गई है। पैंडेमिक इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने लगभग 50,000 लोगों की साल भर में मौतें तक कर दी हैं। तब एक मेंबर बोलता है कि मेडिसिन $5 में बनती है तो हमें इसे $50 में बेचना चाहिए। इस पर डैनी बोलता है कि हम इससे काफी ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं, तो इसी वजह से इसका प्राइस नॉर्मल ही रखा जाएगा। इस बात पर सब डैनी को बोलते हैं कि ये बिजनेस है और यहाँ ऐसे ही प्रॉफिट मिलता है, पर डैनी इस बात को नहीं मानता और बोलता है कि मैं 51% का शेयर होल्डर हूँ तो मुझे बात बोलने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी डैनी की बात को मानना पड़ता है। और वहाँ से हम कॉलिन को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वो बैठकर अपनी लास्ट फाइट वाली वीडियो देखने लगती है और ये सीन कट होकर वॉर्ड पर आता है जिसे हैरोल्ड कॉल करके एक रिपोर्टर को डैनी के बारे में शुरू से सब बताने को बोलता है। और वहीं हम लोग देख पाते हैं कि जॉय डैनी के साथ घूम रही है जो बातें करते हुए जा रहे थे। तब डैनी जॉय को बोलता है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें इस तरह से देखते तो सच में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते, साथ ही बहुत ज्यादा प्राउड फील करते क्योंकि उनकी बेटी अब एक बहुत ज्यादा ही इंडिपेंडेंट वुमन बन गई है। ये बात सुनने के बाद जॉय काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब ये सीन वापस से कट होकर कॉलिन पर आता है जो उसी जगह पर आई हुई थी जहाँ पर इलीगल फाइट्स होती थी, जहाँ पर ये मैनेजर से बोलती है कि तुम्हें मुझे डबल पैसे देने होंगे, बदले में मैं यहाँ पर एक साथ 2 जनों से लड़ूंगी। इस पर वो मैनेजर भी मान जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद कॉलिन उन दोनों से हार जाएगी और यहाँ पर अपने सारे पैसे गवा देगी। अब कॉलिन का 2 जनों के साथ फाइट चालू होता है जिसमें वो बहुत आराम से उन्हें मारने लगती है, पर बीच में दोनों जने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तभी दूसरा बंदा पहले बंदे को बेहोश कर देता है ताकि अकेले कॉलिन को हरा सके, पर कॉलिन छूटते ही उसको मारने लगती है, उसका हाथ तोड़ देती है। उसके बाद वो उसे और बुरी तरह से मारने लगती है। दूसरी तरफ डैनी और जॉय की बातें अभी भी चालू थी, जहाँ डैनी जॉय को मोनेस्ट्री लाइफ के बारे में बता रहा था, जहाँ उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तभी उनकी डोरबेल बजती है जिसे जॉय खोलने जाती है। तभी अचानक से डैनी को जॉय की चीख सुनाई पड़ती है। इसी वजह से वो भागता हुआ बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं।
जो जॉय को किडनैप कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब डैनी को देखते ही वो सभी लोग अपनी कुल्हाड़ियां निकाल लेते, पर डैनी तो था ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट, इसी वजह से वो बड़े आराम से उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में उन सबको मार देता है और उन लोगों के पास पहुंचता है जो जॉय को पकड़कर ले जा रहे थे। तब डैनी अपनी आयरन फिस्ट को समन कर उन सभी लोगों से भी लड़ने लगता है और कुछ ही मिनट में उनका भी बैंड बजा देता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है और जॉय की जान बच जाती है। ये कॉलिन से बोलता है कि तुम्हें जॉय की हिफाजत करनी होगी। इस बात को जानने के बाद कॉलिन भी मान जाती है और अब जब ये कॉलिन को सारी बात बताता है कि इनके साथ क्या हुआ था, तब कॉलिन इन्हें बताती है कि शायद वो हेडसेट के बंदे होंगे। ये बात सुनने के बाद डैनी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर डायरेक्ट यांशी गोंगशी से बात करने लगता है, जो कि वहाँ का बॉस था। तब गोंगशी के लोग उसे बताते हैं कि ये वही आदमी है जिसने हमें अभी बहुत बुरी तरह से मारा है। तब डैनी उससे पूछता है कि तुम जॉय को क्यों पकड़ना चाहते हो, जिस पर गोंगशी बोलता है कि क्योंकि उन्होंने हमारे पीयर प्रोजेक्ट छीन कर किसी और को दे दिया। तब डैनी उसे बोलता है कि तुम्हें उस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए क्योंकि द हैंड ने हमें फोर्स करके वो प्रोजेक्ट लिया है। अब ये बात सुनने के बाद गोंगशी बहुत ज्यादा डर जाता है और जॉय को सॉरी बोलने को बोलता है। वहीं हैरोल्ड के रूम में वही औरत आकर हैरोल्ड को एक मास्क देती है और उसे पहनने को बोलती है। जब हैरोल्ड उसे पहनता है तो उसके बाद वो औरत उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं सीन जॉय पर आता है जिससे कॉलिन प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी यहाँ पर डैनी आता है जो कि इसे बताता है कि हेडसेट के लोग अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तभी डैनी कॉलिन की उंगली नोटिस करता है जो कि फाइट में टूट गई थी। ये देखकर डैनी उसका हाथ मांगकर उसकी उंगली एकदम से सही कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इलीगल फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 6 मंथ का रेंट इकट्ठे दे सकता हूँ, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी, जिस पर कॉलिन मना कर देती है। अब वहीं हम लोग हैरोल्ड को देखते हैं जिसे वो औरत एक जगह लेकर आई थी और अब वो बोलती है कि तुम एक बहुत भरोसेमंद सर्वेंट हो और साथ ही पीयर प्रोजेक्ट एकदम सही जगह पर है। इतना बोलकर वो औरत पर्दा हटाती है और एक विंडो से सामने वाले घर में हैरोल्ड को जॉय दिखती है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उसे देखा था तो वो एक बच्ची थी। तभी हैरोल्ड उसके चेहरे पर एक चोट का निशान नोटिस करता है और वो औरत हैरोल्ड को हेडसेट के हमले के बारे में सब बताती है, साथ ही ये भी कि एक आदमी ने उसकी जान बचाई। ये बात सुनने के बाद हैरोल्ड उस औरत से एक और मदद मांगता है और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि गोंगशी के होटल में बहुत सारे निंजा जा रहे हैं, जिन्हें देखकर गोंगशी घबरा जाता है। तब उनमें से ही एक आदमी सामने आकर पूछता है कि जॉय को किसने हाथ लगाया था। ये बात सुनने के बाद वो आदमी सबसे पहले सामने आ जाता है जिसने कि जॉय को छुआ था और उसके सामने आते ही निंजा तलवार से गोंगशी के आदमी को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठता है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हैरोल्ड था। अब अगले दिन हम लोग डैनी को देख पाते हैं जो कि अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसका डोर नॉक होता है, पर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर उसकी नजर तभी नीचे पड़ती है जहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर की एक पाउच था जिस पर एक बिना विंग्स का ड्रैगन बना हुआ था। उसे देखकर डैनी काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर अब जब वो पलटता है तो हम वैसे ही सेम ड्रैगन को, पर जिसके विंग्स थे, उसको डैनी के चेस्ट पर देख पाते हैं। और अब इस ड्रैगन का मतलब क्या है और डैनी को कैसे ये टैटू मिला, इस बारे में जानने के लिए आपको अगले एपिसोड तक का वेट करना होगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत कुछ औरतों से होती है जो कुछ सूटकेस लेकर ड्रग डीलर्स के पास जाती हैं और अब जब वो एक आदमी के ऊपर उसकी टेस्टिंग करती हैं तो वो गिर जाता है और उसे बहुत खतरनाक नशा हो जाता है। आगे हम लोग डैनी को देखते हैं जो उसी ड्रग के बारे में पढ़ रहा था। तब एक डॉक्टर से उसे पता चलता है कि ये बहुत खतरनाक ड्रग है जो कि सिटी में पैंडेमिक भी ला सकता है। अब हमें पता चलता है कि डैनी को उस दिन पाउच में वही ड्रग रिसीव हुआ था। तभी हम जॉय को कुछ लोगों से मीटिंग करते हुए देख पाते हैं और क्योंकि रैंड इंटरप्राइजेस की कुछ फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा केमिकल लीकेज हो रहा था, इसी वजह से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे थे और साथ ही बच्चों को तो कैंसर तक का सामना करना पड़ रहा था। और इसी बारे में इन लोगों की मीटिंग भी चल रही, पर जॉय इन बातों को मानने से मना कर देती है और सभी लोगों को वापस जाने को बोलती है। वहीं डैनी वो पाउच लेकर वॉर्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि ये लोगो शाओलाओ का है। शाओलाओ था अनडाइंग जो कि कुनलुंग में रहता था, साथ ही मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, पर इसे हैंड ड्रग्स के लिए यूज कर रहा है, साथ ही इसे रैंड इंटरप्राइजेस के थ्रू इंपोर्ट करवाया जाता है। वॉर्ड इस बात को सुनने के बाद हंसने लगता है, साथ ही डैनी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ये देख डैनी गुस्से में उस ड्रग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और वॉर्ड उसको अपने पास रख लेता है, जिसके बाद हम जॉय और वॉर्ड को बातें करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर जॉय उसे आज की मीटिंग के बारे में बता रही थी। साथ ही ये सारी बातें बताते हुए जॉय को काफी ज्यादा दुख भी हो रहा था। तब वॉर्ड उसे समझाता है और सीन यहाँ से कट होकर डैनी पर आता है जो अब डॉक पर जाने की प्लानिंग कर रहा था जहाँ हैंड का शिपमेंट आता था। तभी हम वापस से उन्हीं औरतों को देखते हैं जो कि रैंड इंटरप्राइजेस में जा रहे थे। अब जैसे ही डैनी बाहर निकलता है तो उसके पास एक लेडी आकर उससे फैक्ट्री के केमिकल लीकेजेस के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से मेरे बेटे को कैंसर हो गया है और बस आप ही हो जो फैक्ट्री का कुछ कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद डैनी को काफी ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि उसकी फैक्ट्रीज की वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा था और अब वो इस बात के पीछे उस औरत से माफी मांगता हुआ उससे बोलता है कि वो इस बारे में जरूर कुछ करेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक आदमी ने इन सभी चीजों की वीडियो बना ली है और अब ये सीन यहीं पर कट होकर कॉलिन पर आता है जो कि क्लेयर टेम्पल के साथ बैठी हुई थी। और अब क्लेयर टेम्पल को तो आप लोग जानते ही हैं जो कि हमारे डेयरडेविल की दोस्त है और यहाँ पर अब ये दोनों फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर डैनी आकर कॉलिन को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसी वजह से मैंने कुछ खाने पीने का इंतजाम करा है। प्लेयर भी उन्हें ज्वाइन करने को पूछती है, इस पर डैनी तो मना करने की कोशिश करता है पर कॉलिन हाँ बोल देती है। अब जब वो खाना खा रहे होते हैं तब कॉलिन डैनी से उस इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताने को बोलती है। डैनी कुछ और ही बातें करने लगता है जिसे देखकर प्लेयर समझ जाती है कि क्योंकि ये यहाँ पर है इसी वजह से डैनी खुलकर बात नहीं कर पा रहा और अब इसी वजह से वो कुछ खाना लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद डैनी कॉलिन को ड्रग के बारे में और हैंड के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर कॉलिन से बोलती है कि शायद तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। पर डैनी से समझाता है कि द हैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से पहले इसे कुछ एविडेंस चाहिए होंगे ताकि इस बारे में वो कंपनी के साथ एक्शन ले सके। पर ये सारी बातें सुनने के बाद कॉलिन इसकी मदद करने से साफ मना कर देती है। तब डैनी से बोलता है कि तुम एक नॉर्मल फाइटर नहीं हो और मुझे तुम जैसी ही जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो तुम्हें इस महीने का रेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आज ही तुम्हारी बिल्डिंग खरीद ली है। ये बात सुनने के बाद कॉलिन शॉक हो गई थी और अब इसको डैनी की बातें माननी पड़ती हैं। वहाँ से हम वॉर्ड, जॉय और बाकी बोर्ड मेंबर को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर डैनी को भी मौजूद होना चाहिए था पर वो यहाँ पर नहीं था, इसी वजह से बाकी बोर्ड मेंबर काफी ज्यादा नाराज थे। तब वॉर्ड उन सभी लोगों को शांत कराता है। वहीं हम डैनी को देखते हैं जो कॉलिन की कटाना से प्रैक्टिस कर रहा था, कॉलिन भी उसे अपना स्टाइल दिखाती है, जिसके बाद दोनों नानशाक यूज करने लगते हैं। अभी सीन वापस से वॉर्ड पर आता है जो कि मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ दवाइयां खा रहा था और अब वो वापस से उसी ट्रक को देखने लगता है।
अब आगे हम लोग डैनी और कॉलिन को देख पाते हैं जो कि रात में उसी डॉक के अंदर घुस गए थे जहाँ पर द हैंड के शिपमेंट उतरते थे, और वहाँ पर डैनी कॉलिन को इलीगल फाइट करने को मना करता है और अब वो छुप कर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ भागते हुए वो कुछ बॉक्सेस पर चढ़ जाते हैं ताकि वो अच्छे से सब देख पाए। तब डैनी कॉलिन के साथ अपने फोन में डॉग के सामान की वीडियो बनाने लगता है, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। ये देखकर डैनी डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर ट्रक को सही से चेक करेगा, और अब इसीलिए वो कॉलिन को छोड़कर अकेले ही उस ट्रक में घुस जाता है और पीछे वाले बॉक्सेस को चेक करने लगता है। पर तभी उस ट्रक के पास गार्ड आ जाते हैं और शटर बंद कर देते हैं। ये सब कॉलिन देख रही थी, पर वो डैनी की मदद नहीं कर सकती थी, और अब वो ट्रक कहीं पर जाने लगता है और कॉलिन उठकर भागती हुई बाहर चली जाती है, और अब ये एक गार्ड को मारती हुई उसकी गाड़ी छुड़ाती है और ट्रक का पीछा करने लगती है। वहीं हम डैनी को देखते हैं जिसे अंदर एक सीक्रेट डोर दिखता है। अब जब डैनी उस डोर को खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ था जिसका नाम रेडोवन था। तभी डैनी एक आदमी को और नोटिस करता है जो डैनी को देखते ही फायरिंग करने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें डैनी के भी काफी ज्यादा चोट लगी थी। और अब वो आदमी डैनी को स्टैब करने वाला था कि इतने में ही वो नाइफ धोखे से रेडोवन के लग जाता है। ये देखकर डैनी जल्दी से उस आदमी को मार देता है और उसके बाद वो उसको बेहोश करता हुआ रेडोवन को पकड़कर बाहर ले जाता है, जहाँ वो ट्रक के शटर को तोड़ने के लिए अपनी आयरन फिश को समन करता है और एक ही पंच में गेट को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद कॉलिन उसकी मदद करने लगती है, पर वो काफी ज्यादा शॉक भी थी। अब जब वो गाड़ी रोकती है तो डैनी तुरंत हॉस्पिटल चलने को बोलता है, जिस पर रेडोवन बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाओगे तो वो लोग मेरे पीछे आ जाएंगे और वो लोग मेरा पीछा तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो लोग मुझे पकड़ नहीं लेते। अब आगे के सीन में हम लोग जॉय को देखते हैं जो वार्ड के ऑफिस में पहुंचती है तो देखती है कि वार्ड ने ड्रग्स की एक दवाई अपने पास रखी हुई है और बगल में वार्ड बेहोश पड़ा हुआ है जिसने वही द हैंड का ड्रग खा लिया था। ये देखकर जॉय उसे संभालने की कोशिश करती है, पर वार्ड हंसने लगता है और बहकी बहकी बातें करने लगता है। तभी हम डैनी को कॉलिन के साथ डोजो सेंटर में देखते हैं जहाँ पर क्लेयर रेडोवन का इलाज कर रही थी। तब वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि मेरी बेटी सबरीना उसको द हैंड वालों ने किडनैप कर लिया था और उसे छोड़ने के बदले में उन्होंने मुझसे एक बहुत पावरफुल ड्रग की सप्लाई मांगी थी। मैं वो चीज बनाना तो नहीं चाहता था, पर वो मुझे बनाना पड़ा। इसके बाद रेडोवन सबरीना को बचाने को बोलता है, जिस पर डैनी उसे विश्वास दिलवाता है कि वो जरूर सबरीना को बचा कर ले आएगा। अब द हैंड का नाम सुनकर क्लियर काफी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि वो असली निंजा की एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिन्होंने क्लियर के फ्रेंड को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा था। और अब हम लोग जानते ही हैं कि क्लियर का फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि खुद डेयरडेविल है, जिस पर डैनी उसे आयरन फिस्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि मुझे बचपन से ही इसीलिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि मैं द हैंड को मार सकूं। उसकी ये बातें सुनने के बाद कॉलिन इससे बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हर जगह पर मदद करूंगी और द हैंड को खत्म करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं हम द हैंड की उस लेडी को देखते हैं जो कि उस टूटे हुए शटर को देख रही थी। तब वो आदमी जिसे डैनी ने मारा था वो बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक फाइटर था और उसने एक ही हाथ मारकर इस पूरे शटर को तोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद वो लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आदमी को बैठे रहने को बोलकर पीछे से उसके मुंह में तलवार घुसा देती है, जिस वजह से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी। और अब जब वो पलटती है तो हम उसका फेस देख पाते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैडम गाओ है। और मैडम गाओ को भी हम डेयरडेविल सीरीज में पहले भी देख चुके हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास एक बॉल में मैसेज जाता है जिसमें लिखा था कि समय आ गया है। ये बात सुनने के बाद ही वो सभी लोग खुश होकर कहीं पर जाने लगते हैं। अब आगे सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जॉय और वॉर्ड आपस में बातें कर रहे हैं और वो डैनी की एपोलॉजी वाली वीडियो भी देख रहे थे। तब जॉय उसको बोलती है कि आज 4 बजे बहुत जरूरी मीटिंग है जिसमें हम तीनों का ही प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनने के बाद वॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जॉय उसे बताती है कि उसने उसको ईमेल करा था और फिर जब वॉर्ड उसको चेक करता है तो वहाँ पर सच में एक ईमेल आया हुआ था, पर वॉर्ड ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया था। ये बात जानने के बाद जॉय उसको उसकी लास्ट नाइट की हरकतों के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद वॉर्ड जॉय से माफी मांगता है और बोलता है कि कल इसने बहुत ज्यादा मसल रिलैक्सर पिल खा ली थी जिस वजह से इसे भयंकर नशा हो गया था, पर आगे से वो उन्हें छुएगा भी नहीं। ना बोलकर वो अपने ड्रॉर से सभी पिल्स को निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। और आगे हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसके पास वार्ड आता है। तब डैनी कहीं पर जा रहा था, जिसे देखकर वार्ड उसे मीटिंग के बारे में बताता है और बोलता है कि आज हमारा मीटिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर डैनी उसे बताता है कि मुझे टोटल 6 वेयर हाउसेस की लोकेशन मिली है जहां पर वो ट्रक गया था। इसी वजह से मैं उस ट्रक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। साथ ही मैंने उस केमिस्ट को भी ढूंढ लिया है जो ये ड्रग्स बना रहा था। उसकी बेटी को द हैंड के लोगों ने पकड़ रखा है और इसी वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर वार्ड फिर से उसका मजाक बनाने लगता है और साथ ही वो डैनी की एपोलॉजी वाली वीडियो के पीछे भी उसे बहुत ज्यादा सुनाता है, पर डैनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वेयर हाउसेस की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वार्ड उसके साथ जाता है ताकि वो 4 बजे से पहले उसे वापस ला सके। जिसके बाद वो दोनों जाकर एक गाड़ी में बैठते हैं और आगे हम लोग रेडोवन को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और इसी वजह से क्लियर उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, जिस पर कॉलिन उसे मना कर देती है क्योंकि रेडोवन की बेटी हैंड के पास थी और अगर पुलिस रेडोवन को पकड़ लेती तो हैंड सबरीना को मार देते। वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसने अब तक 3 वेयर हाउसेस चेक कर लिए थे, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। पर अब जब वो 4th वाले वेयर हाउस में जाता है तो वहाँ पर वही ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें लास्ट नाइट उसकी फाइट हुई थी। अब जब डैनी उसे खोलता है तो उसमें उसी आदमी का सर एक तलवार के ऊपर रखा हुआ था जिसे डैनी ने लास्ट टाइम मारा था। ये देखकर वॉर्ड काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा कौन है और इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा है। पर डैनी उस आदमी के लिए सबसे पहले प्रे करता है और वॉर्ड को बताता है कि ये आदमी मुझे नहीं रोक पाया था और इसी वजह से उन लोगों ने इसे मार दिया। जिसके बाद डैनी को वहाँ पर एक मैसेज मिलता है जो कि एक इन्विटेशन था और उसे देखने के बाद डैनी कहीं पर जाने लगता है और अब ये तुरंत सबसे पहले कॉलिन के पास जाता है और उसे बताता है कि द हैंड मुझसे ड्यूअल टूर्नामेंट फाइट करना चाहता है जिसमें अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो सबरीना को छोड़ देंगे, पर अगर मैं हार जाता हूँ तो शायद वो मुझे मार दे। ये बात सुनने के बाद कॉलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर डैनी बताता है कि वो बचपन से ही ऐसे टूर्नामेंट जीत रहा है, साथ ही उसे बचपन से ही यही ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बड़ा होकर द हैंड को खत्म कर सके। ये बात सुनने के बाद भी कॉलिन इस पर राजी नहीं हो रही होती। तब डैनी उसे बोलता है कि सबरीना को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है क्योंकि द हैंड के लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पहुँचना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब आगे सीन वार्ड पर आता है जो कि उस सर को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। तब वो पिल्स ढूंढने लगता है पर उसका डस्टबिन खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर वार्ड और ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आदमी कौन था और उसे किसने मारा था। अब इतने में ही
वहीं यहाँ पर जॉय आकर वॉर्ड को अपने साथ मीटिंग में ले जाती है और वो उस आदमी से डैनी के ना होने पर माफी मांगने लगते हैं। वहीं हम डैनी को देखते हैं जो कि फाइट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ पर कॉलिन उसे जाने से वापस से मना करती है, पर डैनी उसे समझाता है और वापस से प्रैक्टिस करने लगता है। अब जब डैनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी इसे इसके मास्टर के विजन दिखते हैं जिसका नाम थंडर था और उन्होंने ही इसे ट्रेन करा था। अब उसके मास्टर का विजन डैनी को मोटिवेट करता है कि तुम्हें कुछ भी कर द हैंड को हराना होगा। उसके बाद डैनी एक घर में जाता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तब यहाँ पर एक औरत आती है जिसको हम मैडम गाओ के नाम से जानते हैं और अब ये डैनी को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसकी फाइट होनी थी। अब हम लोग देख पाते हैं कि डैनी की फाइट उन्हीं लोगों से होनी थी जिनको एपिसोड की शुरुआत में इन्विटेशन मिला था। तब थोड़ी देर बातें होने के बाद उसका फर्स्ट राउंड चालू होता है जिसमें इससे पहले 2 लोगों से लड़ना था। तब वो 2 लोग अपना हाथ काटकर एक सर्कल बनाते हैं जिसके बाहर अगर डैनी निकल गया तो वो हार जाएगा, साथ ही वो मर गया तो भी हार जाएगा। अब फाइट चालू होती है जिसमें वो लोग पहले तो डैनी को मारने लगते हैं और डैनी भी शुरुआत में बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। तभी डैनी को फिर से थंडर का विजन आता है जो कि उसे डबल एज स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक का यूज करने को बोलते हैं। और अब जैसे ही थंडर का विजन उसके सामने से जाता है तभी डैनी उन दोनों बंदों का गेम बजाने लगता है जिसमें वो एक आदमी को बेहोश कर देता है और दूसरा उसको देखकर डर के मारे खुद ही सर्कल के बाहर चला जाता है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि रेडोवन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण क्लेयर और कॉलिन उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर रेडोवन को आईसीयू में लेकर जाया जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद सीन फिर से डैनी पर आता है जो कि दूसरे फाइट प्लेस पर पहुंच गया था जहां पर उसकी एक लड़की से फाइट थी। और अब क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा चालाक थी तो इसी वजह से वो चालाकी के चलते डैनी को सबसे पहले सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके गले पर कुछ पॉइजनस पिन छुपा देती है जिस वजह से डैनी को सब ब्लड दिखने लगता है और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो लड़की डैनी को मारने लगती है जिसके बाद वो काफी देर तक उसको मारती रहती है। अब ये डैनी इस फाइट को हारने ही वाला था कि तभी इसे वापस से थंडर दिखते हैं जो कि उसे अपने आप को पहचानने को बोलते हैं। ये बात सुनने के बाद डैनी थोड़ा मोटिवेट होता है और वो कंसंट्रेट करता हुआ उस लड़की को भी हरा देता है। वहीं हम लोग वॉर्ड को देखते हैं जो कि उस आदमी की डेड बॉडी को देखने के बाद इतना ज्यादा डर गया था कि उसे हर जगह उसी आदमी का कटा हुआ सर दिख रहा था। तब वो भागकर एक हॉस्पिटल के पास जाता है और वो जानबूझकर अपनी गाड़ी के गेट से अपना ही हाथ तोड़ देता है और अब वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना टूटा हुआ हाथ दिखाते हुए मसल रिलैक्सर पिल्स की मांग करने लगता है। पर क्योंकि वो पिल्स काफी ज्यादा हैवी डोसेस में आती थी तो इसी वजह से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उसे नहीं दिया जा सकता था। और यही बात बताती हुई रिसेप्शनिस्ट वार्ड को मना करने लगती है। ये बात देखने के बाद वार्ड काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसी परेशानी के चलते वो रिसेप्शनिस्ट को काफी सारे पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जॉय पहुंच जाती है जो कि वार्ड को वापस अपने साथ ले जाती है। और वहीं हम लोग कॉलिन और क्लेयर को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और इन दोनों को यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा देर हो गई थी पर इन्हें रेडोवन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। और यही सब सोचते हुए क्लेयर थोड़ा परेशान होती हुई रिसेप्शनिस्ट से इस बारे में बात करती है। रिसेप्शन वाली लड़की उसे बताती है कि अजीब बात है पर रेडोवन अब तक आईसीयू में नहीं पहुंचा है। ये बात जानने के बाद क्लेयर और कॉलिन दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए बाहर जाने लगते हैं जहाँ कुछ लोग रेडोवन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तब कॉलिन उनसे लड़ती है पर फिर भी वो लोग किसी तरह रेडोवन को अपने साथ ले जाते हैं। अब वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसने की अपने ड्यूअल टूर्नामेंट चैलेंज में 2 फाइट जीत ली थी और इसकी लास्ट फाइट जिस बंदे के साथ थी वो डैनी को वेपन चूज करने को बोलता है पर डैनी विदाउट वेपन ही लड़ता है। और अब उन दोनों में बहुत देर तक फाइट चलती रहती है और ओपोनेंट पहले डैनी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है पर डैनी भी उसे हर मुमकिन कोशिश से हराने की कोशिश कर रहा था। तभी थंडर फिर से डैनी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने मम्मी पापा को भूल जाओ, बस तुम मुझसे और बस मुझसे बिलोंग करते हो। ये सुनते ही डैनी अपनी आयरन फिस्ट को यूज करता है और वो ओपोनेंट के वेपन को तोड़ देता है और अब ये इससे वापस से लड़ने लगता है। तब थंडर बोलते हैं कि अगर तुम इस चीज को मानते हो तो बताओ कि तुम कौन हो। इस पर डैनी बोलता है कि मैं एक बच्चा हूँ जिसे आग ने छुआ और उसे स्वर्ग में ट्रेन करा गया ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर बन सके। ये बात बोलते हुए ही डैनी एक और आयरन फिस्ट पंच ओपोनेंट को मारता है और अब वो उस आदमी को मारने ही वाला था कि तभी वो औरत सबीना के गले पर एक नाइफ रखकर विड्रॉ करने को बोलती है। ये बात देखकर डैनी समझ नहीं पा रहा था कि वो सबीना को बचाए या फिर अपने ओपोनेंट को मार दे। तब थंडर उसे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी कर अपने ओपोनेंट को खत्म करना है, तुम्हें किसी भी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। पर क्योंकि डैनी के लिए टूर्नामेंट से ज्यादा जरूरी सबीना की जान थी इसी वजह से वो सबीना को बचाने के लिए विड्रॉ कर देता है और अब वो सबीना को पकड़ता है। तब गाउ उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अपनी जिंदगी में दूसरे आयरन फिस्ट से मिल रही हूँ। इसके बाद वो डैनी को बोलती है कि तुम्हें वो पेड़ याद है जो कि कुनलुन के बीचों बीच था। सच में आज भी मैं उस पेड़ को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। ये बात सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक होता है और इसे समझ में आता है कि गाउ को भी वहाँ से ही ट्रेनिंग मिली हुई है। पर डैनी वहाँ से चुपचाप वापस जाने लगता है। तब गाउ उसे अपना नाम बताती है और साथ ही वो वेंडल के बारे में भी काफी चीजें बताने लगती है। ये देखकर डैनी गाउ से पूछता है कि तुम मेरे डैड को कैसे जानती हो, जिस पर गाउ उसे बस एक ही हाथ से काफी दूर फेंककर वहाँ से चली जाती है। तब डैनी वहाँ से वापस जाने लगता है और उसे रास्ते में थंडर दिखते हैं। तब वो थंडर से माफी मांगने की कोशिश करता है पर क्योंकि उसने थंडर की बात नहीं मानी थी इसी वजह से वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत हैरोल्ड से होती है जो कि अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी यहाँ पर 2 लोग आकर उसे सोफे पर बिठाते हैं जो कि द हैंड के लोग थे। तब वो लोग हैरोल्ड पर गुस्सा होते हुए उसे बताते हैं कि जिसको तुम अपनी कंपनी में वापस लेकर आए हो वो डैनी रैंड वो आयरन फिस्ट है जो कि हैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पर हैरोल्ड झूठ बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, साथ ही डैनी भी मेरे जिंदा होने वाली बात से अनजान है। ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है कि मैडम गाओ ने आयरन फिस्ट को खुद देखा है और उन्होंने तुम्हें सजा देने को बोला है ताकि तुम आगे से ऐसी गलतियां ना करो। ये बोलकर दूसरा आदमी हैरोल्ड का हाथ पकड़ लेता है और पहला आदमी अब उस
उसका हाथ काटने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से डैनी आ जाता है जो कि हैरोल्ड से मिलने आया था। अब जब वो आदमी डैनी को देखने लगते हैं तो हैरोल्ड जल्दी से नाइफ उठाकर उन दोनों आदमियों पर ही हमला करके उन्हें जान से मार देता है। ये सब देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तब हैरोल्ड इससे पूछता है कि अभी लड़ाई के लिए तुमने अपनी आयरन फिस्ट को समन क्यों नहीं करा, जिस पर डैनी से बताता है कि मैं अभी टूर्नामेंट के टाइम पर उसको यूज करा था और उसको चार्ज होने में टाइम लगता है। तब डैनी हैरोल्ड को बोलता है कि मैंने टूर्नामेंट जीतने के बदले में शर्त रखी थी कि वो लोग न्यूयॉर्क से चले जाएंगे, पर अचानक से ही गाँव ने बीच में आकर सब कुछ चौपट कर दिया और उसने एकदम से ही रूल्स चेंज कर दिए। तब हैरोल्ड डैनी को गाँव के बारे में बताता है कि जब मैं मरने वाला था तब वो मुझसे मिलने आई थी और उसी ने मुझे सही करा था। ये बात सुनने के बाद हैरोल्ड काफी ज्यादा शॉक होकर बोलता है कि वेंडल ने कभी भी मुझे इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया और अगर ऐसा है तो वो सच में हमारे काफी ज्यादा राज जानती होगी और इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी द हैंड को खत्म करना होगा। जिस पर डैनी बोलता है कि पर पहले मैं पता करूंगा कि वो मेरे डैड को कैसे जानती थी। अब आगे हम लोग जॉय और वॉर्ड को देख पाते हैं जो कि आपस में ही लड़ रहे थे क्योंकि वॉर्ड ने बस पिल्स के लिए अपने हाथ को तोड़ लिया था। अब तभी वॉर्ड को हैरोल्ड का कॉल आने लगता है जिसका नंबर वॉर्ड ने फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से सेव करा हुआ था। तब जॉय उसके बारे में पूछती है पर वॉर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से जॉय और ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब वॉर्ड कॉल उठाता है और हैरोल्ड उससे प्लीज बोलता हुआ मदद मांगने लगता है। ये देखकर वॉर्ड काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि आज से पहले कभी भी हैरोल्ड ने उससे प्लीज नहीं बोला था। अब आगे हम लोग डैनी को कॉलिन के साथ देखते हैं जहाँ पर कॉलिन उसके टाँके लगा रही थी और उससे बात कर रही थी। इसके बाद डैनी रेड ओवन को ढूंढने का डिसाइड करता है। तभी क्लियर उन्हें मैसेज करके बताती है कि वो सबीना के साथ एक सेफ जगह पर पहुंच गई है। जिसके बाद डैनी और कॉलिन साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते हुए डैनी कॉलिन को अपनी मोनेस्ट्री के बारे में बताता है जहाँ पर हर एक दिन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था और वहाँ वो अपने भाई जैसे दोस्त डावोस के साथ बहुत ज्यादा मजे करा करता था। तब कॉलिन पूछती है कि तुम्हें ये टैटू कैसे मिला। इस पर डैनी उसे बताता है कि ये टैटू नहीं है, ये आयरन फिस्ट का मार्क है जो एक यूनिक पावर है जिसे कुंडुन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और इसे जनरेशन टू जनरेशन पास करा जाता है। पहले कॉलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब डैनी उसे बताता है कि मैंने बहुत मुश्किल से इसे पाया है, ये मेरी ताकत और फोकस करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद वो फिर से और बातें करने लगते हैं और तब कॉलिन डैनी को किस करती है और अब डैनी अपनी टी शर्ट उतारता है। जिसके बाद वो दोनों बेड पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब सीन यहाँ से वॉर्ड पर आता है जो कि जब हैरोल्ड के रूम में पहुंचकर उन डेड बॉडीज को देखता है तो ये वॉमिटिंग करने लगता है। तब हैरोल्ड उसे सब बताता है और डेड बॉडीज डंप करने को बोलता है जिन्हें वॉर्ड बड़ी मुश्किल से पिल्स खाकर एक नाले में डंप कर आता है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि डैनी कॉलिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब डैनी उसे बताता है कि अब तक की वो मेरी सबसे हसीन रात थी जो मैंने कल तुम्हारे साथ बिताई। ये बात सुनने के बाद कॉलिन हंसने लगती है और अब वो डैनी को वापस से किस करती है। अब अगले सीन में हम लोग डैनी को जॉय के साथ देखते हैं जहाँ पर जॉय डैनी को एक अपोलॉजी लेटर देती है और बोलती है कि तुमने जो उस औरत से माफी मांगी थी इस वजह से बोर्ड के मेंबर काफी ज्यादा नाराज है, इसी वजह से अब तुम्हें उनसे भी माफी मांगनी होगी। ये बात सुनने के बाद डैनी इस चीज के लिए मना कर देता है। तब जॉय बोलती है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इधर उधर के लोगों से लड़ते रहोगे तो मेंबर तुम्हें पसंद करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है पर मुझे इस कंपनी की ज्यादा चिंता है। यही सारी चीजें जॉय अभी भी डैनी को सुना रही थी। तभी डैनी बाहर गाँव को नोटिस करता है जो उसके ऑफिस में जाती है। ये देखकर डैनी तुरंत अपने ऑफिस में पहुंचता है और जॉय की बातों को इग्नोर कर देता है। अब अंदर पहुंचने के बाद गाँव उससे बोलती है कि तुम अलग हो, मैं तुमसे पहले भी एक आयरन फिस्ट से मिली हूँ पर बस वो एक लड़की को बचाने के चक्कर में हैंड को खत्म करने से पीछे नहीं हटता और ये देखकर मुझे लगता है कि तुम भागकर यहाँ पर आए हो, ना कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो इसीलिए अपने काम से काम रखो और हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद डैनी कुछ भी नहीं बोलता। इस पर गाँव इसे बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम डैनी रैंड बनना चाहते हो ना कि आयरन फिस्ट, इसीलिए तुम वही बनो क्योंकि वैसे भी शहर को आयरन फिस्ट की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर गाँव यहाँ से जाने लगती है। तब डैनी उसकी एलिवेटर के जाने के बाद एलिवेटर का गेट खोलता है और नीचे जाने लगता है और अब वो उसका पीछा करता हुआ एक फ्लोर पर पहुंचता है और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि आज से पहले वो अपनी बिल्डिंग में इस फ्लोर पर कभी भी नहीं आया था। वहीं हम लोग जॉय को वॉर्ड को बताते हुए देखते हैं कि डैनी माफी मांगने के लिए मान गया है। इसके बाद वो वॉर्ड को पिछली रात के लिए सॉरी बोलती है और साथ ही ये भी कि शायद तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए आराम करना चाहिए, यहाँ पर मैं और डैनी सब कुछ संभाल लेंगे। ये बात सुनने के बाद वॉर्ड काफी ज्यादा खुश होता है और जॉय को कसकर गले लगा लेता है। अब आगे हम लोग उस औरत को देख पाते हैं जो कि पहले के एपिसोड में बिजनेसमैन के पास ड्रग लेकर गई थी और अब वो गाँव को उन ड्रग से हुए प्रॉफिट के बारे में बताती है। ये सब डैनी भी छुपकर सुन रहा था। जिसके बाद गाँव यहाँ से चली जाती है और तब डैनी तुरंत उस लड़के से फाइट कर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे आज तक इस फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो औरत बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस ऊपर है। तब डैनी उसकी शक्ल देखकर बोलता है कि तुम ये काम नहीं करना चाहती पर तुमसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। जिस पर वो औरत बोलती है कि वो लोग मुझे फिर भी मार देंगे क्योंकि उन लोगों की पहुंच काफी दूर तक है और अगर मैं यहाँ से भाग भी जाती हूँ तो वो लोग मुझे कैसे भी ढूंढ लेंगे और वो मुझे बाद में मार देंगे। इस पर डैनी से बोलता है तो तुम मुझे अपना टैबलेट का पासवर्ड दे दो ताकि तुम्हारे मरने से पहले मैं उन सबको मार दूं। अब आगे हम लोग कॉलिन को देखते हैं जिसके पास इसका पुराना दोस्त बकूटो आता है जिसे देखकर कॉलिन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और अभी उससे बातें करती हुई उसे डैनी के बारे में बताती है कि वही असली आयरन फिस्ट है। ये बात सुनने के बाद बकूटो बहुत ज्यादा शॉक होता है और दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। वहीं अब डैनी के हाथ पर वो टैबलेट लग गया था जिसे लेकर वो मैगन के पास जाता है जहाँ पर मैगन उसे कुछ कपड़े देती है क्योंकि उसके कपड़े काफी ज्यादा खराब हो गए थे। जिसके बाद डैनी को उसके डेस्क पर 15 साल पुराना उसके डैड का एक आईडी कार्ड मिलता है जिसको देखकर वो कुछ सोचने लगता है और अब वो मीटिंग में जाता है। तब डैनी वहाँ पर जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं पर मैंने कंपनी के लिए एक डिसीजन लिया है कि वो प्लांट बंद कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद बोर्ड ऑफ मेंबर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड यहाँ पर होते तो सही रहता। इस पर डैनी बोलता है कि पर वो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैंने प्रेस को इस बारे में बता दिया है। ये बात सुनने के बाद बोर्ड मेंबर और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि अब वो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते तो प्रेस में उनकी काफी ज्यादा बदनामी हो जाती और अब इसी वजह से ये लोग डैनी को काफी बुरा भला बोलने लगते हैं पर डैनी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब हम उसे हैरोल्ड के साथ टैबलेट का डाटा चेक करते हुए देखते हैं और उन्हें एक लोकेशन के बारे में पता चलता है जहाँ पर हैंड का सारा सामान डिलीवर हो रहा था। तब डैनी बोलता है कि पहले हमें रेड ओवन को बचाना होगा क्योंकि अगर हम पहले हमला करेंगे और अगर गाँव बच गई तब वो रेड ओवन को मार देगी। पर हैरोल्ड को रेड ओवन को बचाने का मन नहीं कर रहा था, वो
बस रैंड एंटरप्राइजेस पर ध्यान देने को बोलता है। इसके बाद हम कॉलिन को देखते हैं जो सबको बताती है कि आज हमें अपने बेहतरीन स्टूडेंट डायरल को बाय बोलना होगा क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और आज वो यहाँ से जाने वाला है। तब डायरल सबको उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है और कॉलिन सबको घर जाने को बोलती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर डैनी पहुंच जाता है और कॉलिन को बताता है कि मुझे रेड ओवन की लोकेशन पता चल गई है और ये भी बात पता चली है कि हैंड वहीं पर ड्रग्स बना रही है, इसी वजह से हमें उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वहीं हम लोग वार्ड को एयरपोर्ट जाते हुए देख पाते हैं जहाँ पर उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसने जो कार्ड रिजॉर्ट बुक करने के लिए दिया था वो डिक्लाइन हो गया है। ये सुनकर वार्ड तुरंत अपना अकाउंट चेक करता है जिसमें 0 बैलेंस हो गया था। ये देखकर वो तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोलता है और कहीं पर जाने लगता है। वहीं डैनी और कॉलिन आपस में मिलकर गोंगशी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें हैंड के ऊपर हमला करना है और हमें आपकी मदद चाहिए। जिस पर गोंगशी पूछता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तब डैनी बोलता है कि द हैंड किसी से भी नहीं डरता, बस मेरे अलावा, और अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो वो लोग तुमसे भी डरेंगे। इस पर वो लोग मान जाते हैं। अब आगे हम लोग लॉरेंस को जॉय के ऑफिस में देखते हैं जो उन्हें बताता है कि बोर्ड की सहमति से तुम तीनों को कंपनी से निकाला जाता है। ये बात सुनने के बाद जॉय शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ डैनी को देख पाते हैं जो कि गोंगशी के लोगों के साथ मिलकर द हैंड के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बुरी तरह से मारकाट मचती है और डैनी रेड ओवन के पास पहुंचता है जिसके एक गोली लग गई थी और अब वो उन्हें ये बताकर मर जाता है कि गांव के हाथ ड्रग्स का फॉर्मूला लग गया है और अब वो अनजाऊ सही गई है। ये बात जानने के बाद डैनी और ज्यादा शॉक हो जाता है और बताता है कि 15 साल पहले जब मेरा प्लेन क्रैश हुआ था तब हम वहीं पर जा रहे थे। दूसरी तरफ वो गुस्से में हैरोल्ड के पास पहुंचता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि हैरोल्ड ने ही उसका अकाउंट खाली करा है तो वो तुरंत ही गुस्से में उसे स्टैप कर मार देता है, जिसके बाद ये उन्हें उसी नाले में ले जाकर फेंक देता है जिसमें उसने बाकी की बॉडीज को डंप करा था। तब हम लोग जान पाते हैं कि वॉर्ड की दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में बहुत क्रीपी स्माइल देता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।